स्टार्ट करते हैं अपना रासायनिक अभिक्रिया। विज्ञान पढ़ रहे हैं क्लास 10 पार्ट 1 रासायनिक अभिक्रियाएं व समीकरण। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो चलें, मतलब रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं कि ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का क्या होता है, निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है। अथवा रसायनों से संबंधित अभिक्रियाएं, मतलब वे अभिक्रियाएं जो हमारे रसायनों से संबंधित हों उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है अभिकारक किसे कहते हैं। अब अभिकारक क्या होते हैं कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक है। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। नंबर तीसरा पॉइंट बनता है हमारा जो होता है उत्पाद के लिए। उत्पाद क्या होगा कि ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया से होता है उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, उत्पाद कहते हैं। ठीक है। मतलब ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण किससे होता है, रासायनिक अभिक्रिया से, क्या कहलाएंगे, वो उत्पाद कहलाते हैं। अब इनके थोड़ा सा ना उदाहरण देख लें। मतलब रासायनिक अभिक्रिया के हमारे उदाहरण क्या क्या होते हैं। नंबर 1, भोजन का पाचन। हमारे शरीर में जो भोजन का पाचन होता है वो भी हमारा क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा होता है। श्वसन यानी सांस लेना, सांस लेना भी हमारा क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। आगे है लोहे पर जंग लगना। ठीक है। लोहे पर जंग लगना भी हमारा क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। मैग्नीशियम फीते का जलना, ये भी हमारी एक रासायनिक अभिक्रिया है। दूध से दही बनना, ये भी हमारी एक रासायनिक अभिक्रिया है। और भोजन को पकाने की प्रक्रिया, यानी कि भोजन को पकाने की हमारी जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया भी हमारी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है। चलो, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं को पहचानने के तरीके। हम कैसे पहचानेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रियाएं हैं या नहीं। तो यहाँ पे हमें इन 4 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इन 4 तरीकों को याद रखोगे तो आपको रासायनिक अभिक्रियाएं पहचानने में आसानी होगी। कौन कौन सी। पहली है अवस्था में परिवर्तन। जब किसी पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन हो रहा हो वो हमारी कौन सी होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी। जैसे दूध से दही का बनना, दूध था, दूध से क्या बना, दही बना, अवस्था में परिवर्तन हुआ मतलब रासायनिक अभिक्रिया हुई। रंग में परिवर्तन होना, रंग में परिवर्तन होना, आप लोगों ने देखा होगा जब लोहा नया आता है तो उसका कलर अलग होता है और जैसे ही उस पर जंग लगती है तो उसका कलर अलग होता है, यानी कि वहाँ पे हमारा क्या होता है, रंग में परिवर्तन होता है। ठीक है। नंबर 3 आ गया तापमान में परिवर्तन। ठीक है। और नंबर 4 गैस में उत्सर्जन। जैसे अपने यहाँ पे मैग्नीशियम फीते का जलना, जब मैग्नीशियम फीते का जलना ये भी हमारा क्या होगा, एक तरह से रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण होगा और इसमें हम पहचानने के तरीके में गैसों में उत्सर्जन का उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, अगला जो टॉपिक हमारा बनता है वो बनता है हमारा अवस्था में परिवर्तन। हमने यहाँ पर जो पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाओं को पहचानने के तरीके, उसमें हमने पहला वाला पढ़ा था अवस्था में परिवर्तन। तो अवस्था में परिवर्तन क्या होता है उस चीज़ को समझेंगे कि अवस्था में परिवर्तन क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में अवस्थाओं का परिवर्तन होता है। जैसे मैग्नीशियम फीते यानी जिसको अपन बोलते हैं रिबन को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम फीते रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम चूर्ण का निर्माण होता है। ठीक है। यानी रासायनिक अभिक्रियाओं में हमेशा अवस्थाओं का परिवर्तन होता है। उदाहरण, जब हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम रिबन का हमारा चूर्ण बन जाएगा। जैसे कि अपने यहाँ पे अपन ने ये अपन ने ले लिया Mg अपना मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम को हम इस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तब हमारा मैग्नीशियम चूर्ण बनेगा जो हमारा कहलाएगा Mg। ठीक है। अब इसके बाद हम अगले टॉपिक पे आते हैं
और बात करते हैं अगले टॉपिक में। हमारे पास है रंग में परिवर्तन। ठीक है, तो रंग में परिवर्तन क्या होता है कि कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग कैसा नीला होता है, परंतु जब उस विलयन में हम लोग लोहे की कील को डालते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है, भूरा हो जाता है। तो इस अभिक्रिया से पता चलता है कि हमारा रंग में परिवर्तन होता है। देखो, अपन ने इस चीज़ को रासायनिक समीकरण के द्वारा समझा। ये होता है हमारा CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलयन। जब हम इसमें लोहे की कील, Fe को लोहा बोलते हैं, लोहे की कील डालते हैं तब ये क्या हो जाता है, FeSO4 बन जाता है। साथ में हमारा जो कॉपर होगा वो अलग निकल जाता है। ठीक है, अगला आता है तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन क्या होता है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में दानेदार जिंक डालने पर उसका जो पात्र होगा कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाता है। अतः इस अभिक्रिया में तापमान का परिवर्तन होता है। ठीक है, हमारे जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, जब हम इस अम्ल में दानेदार जिंक को डालते हैं तो दानेदार जिंक डालने पर क्या होता है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जिस पात्र में होता है वो पात्र हमारा कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है। और इस गर्म होने की कंडीशन से हमें ये पता चलता है कि इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। आगे गैस का उत्सर्जन। गैस का उत्सर्जन क्या होता है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में दानेदार जिंक डालने पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। सेम यही वाला है कि जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में हम दानेदार जिंक डालते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे अभिक्रिया के रूप में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। देखो, ये हो गया हमारा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 प्लस जिंक। जब हम आगे करेंगे तो जब हम जिंक की SO4 के साथ क्रिया करेंगे तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होते हैं? रासायनिक समीकरण कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है। कोई भी हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया होगी, जैसे कि ये हमारी पूरी रासायनिक अभिक्रिया हो रही थी, ये वाली ये पूरी रासायनिक अभिक्रिया हो रही थी। ठीक है, तो इस पूरी रासायनिक अभिक्रिया को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है, H2SO4। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के तत्वों को प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के जो तत्व होते हैं उनको दर्शाने के लिए क्या किया जाता है, भिन्न भिन्न यानी अलग अलग तरीकों का उपयोग किया जाता है। और अभिकारक और उत्पादों के जो रासायनिक सूत्र हैं उनको क्या कहते हैं, उनकी भौतिक अवस्थाओं के साथ लिखते हैं। कैसे? जैसे हमने ये कहा कि रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक हमारी जो परिस्थितियाँ होती हैं, क्या क्या होती हैं, ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के, हमारा जो तीर का निशान होता है ये इसके ऊपर लिखेंगे या नीचे। क्या, अगर ताप आ जाए तो आप यहाँ पे ऊपर लिख सकते हो ताप, दाब आ जाए तो दाब लिख सकते हो, यहाँ पे दाब हो रहा है, उत्प्रेरक तो उत्प्रेरक लिख सकते हो। तो ये सभी चीज़ें हमें जो लिखनी पड़ेंगी, कहाँ पे लिखनी पड़ेंगी, तीर के ऊपर लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम आगे चलते, इसके बाद देखते आगे क्या है, रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का तरीका। तो रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का तरीका क्या है, इसमें हमारे पास तीन तरीके रहते हैं। एक रहता है अभिकारक, एक रहता है उत्पाद और एक रहता है उत्प्रेरक। अच्छा, अभिकारक क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं। अब यह अभिकारक कहाँ होते हैं, यह तीर के निशान के बाईं ओर लिखे रहते हैं। देखो, जैसे ये तीर है, इसके बाईं ओर ये लिखे हैं, ये हमारे क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे। अब ऐसे आता है उत्पाद। उत्पाद क्या होगा, ऐसे पदार्थ जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। आगे, यह तीर के निशान के दाईं ओर, यानी तीर के निशान के दाईं ओर, ये हमारा क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। ये अभिकारक, यानी देखो तीर के निशान के बाईं ओर उत्पादक और दाईं ओर उत्पाद। तीसरा आता उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है, वह है पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, भाग नहीं लेते हैं, परंतु
अभिक्रिया के वेग की दर को क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। इनका अपने उपयोग कहाँ करते हैं, यह है तीर के निशान के ऊपर लिखे जाते हैं। ठीक है, तीर के निशान के ऊपर लिखे जाने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, हमारे उत्प्रेरक कहलाएंगे। जिसमें मैंने अभी आपको बताया था ताप हुआ, दाब हुआ, तो ये सभी हमारे क्या होते हैं, तीर के निशान के ऊपर लिखे जाते हैं। ठीक है, अच्छा अगला आता है रासायनिक समीकरण के प्रकार। ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण क्या होगा कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या और उनका परमाणु भार कैसा हो, एक समान हो, उन्हें संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, जब कार्बन और ऑक्सीजन को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, CO2। अच्छा देखो यहाँ पे संतुलित समीकरण कैसे, यहाँ पे देखो कार्बन का परमाणु क्रमांक, कार्बन यहाँ पे 1 है, ठीक है, और ऑक्सीजन 2 है। तो जब हम इसको आपस में जोड़ के एक समीकरण बनाएंगे तो इसमें भी देखो CO2 बनेगा, जहाँ पे आपका कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2। तो ये हमारा जो होगा क्या कहलाएगा, संतुलित समीकरण। अब असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण क्या होता है, सेम जस्ट इसका उल्टा। इसमें अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या और उनका परमाणु भार एक समान रहता था। इसमें क्या होगा कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या एक समान ना हो, यहाँ पे एक समान हो, यहाँ पे एक समान ना हो, और ना ही उनका परमाणु भार कैसा हो, समान हो, क्या कहलाएगा, असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो आज के लिए अपना इतना, अगले वीडियो में अपन आगे और देखेंगे।